प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज और आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरीज, और पेपर का नाम भी है राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसका आशय और इसकी आवश्यकता क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत का आशय हम पढ़ेंगे, समझेंगे है कि राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत। उसके बाद में हम उसकी आवश्यकता को पढ़ेंगे, फिर उसकी परिभाषाएं को पढ़ेंगे। तो एंड्रू हेकर, जॉर्ज सेबाइन, कैटलिन, ये सारी परिभाषाएं आपको अच्छी लगेंगी सुनने में। उसके बाद में फिर हम इसके नेचर, प्रकृति को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो ये परिभाषाएं तक आएगा, सेकंड पार्ट में हम इसकी प्रकृति को पढ़ेंगे। और नेचर जो है ये दो उसमें होगा, परंपरावादी और आधुनिकवादी। और फिर राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का महत्व, ये तीसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। और सिद्धांत निर्माण में जो समस्याएं होती हैं और राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार, मानवीय नॉर्मेटिक जो है वो क्या होता है, और फिर अनुभाविक क्या होता है। तो ये चौथा पार्ट है। तो इस तरह कुल हम 4 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। सिद्धांत राजनीति विज्ञान की प्रथम आवश्यकता है। इसे राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन अथवा एक मिनट हो जा, ओए हेलो। राजनीति विज्ञान की प्रथम आवश्यकता है। इसे राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन अथवा राजनीतिक विचार जैसे समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांत उन विद्वानों के गहन शोध व चिंतन का परिणाम है जो राजनीतिक यथार्थताओं अथवा राज्य से संबंधित विषयों के सैद्धांतिक विवेचन की कोशिश करते हैं। जो भी राजनीतिक सिद्धांत समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्मित किए गए हैं, उन सबका उद्देश्य मनुष्य के राजनीतिक जीवन को समझना और प्रकट करना रहा है। एंड्रू हेकर ने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांतों की निष्पक्ष खोज हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ के ज्ञान की निष्पक्ष खोज का समन्वय है। प्रोफेसर कोकर ने राजनीतिक सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बताया कि राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण उस समय होता है जब राजनीतिक सरकार और उसके स्वरूप एवं गतिविधियों का अध्ययन करके केवल वर्णन करने, तुलना करने तथा त्वरित और अस्थायी प्रभावों के संदर्भ में आंकलन करने मात्र के लिए ना किया जाए, वरन ऐसे तथ्यों के रूप में किया जाए जिन्हें मनुष्य की सतत आवश्यकताओं, इच्छाओं और मतों के संबंध में समझा जा सके और जिसका मूल्यांकन किया जा सके। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो बहुत निरंतर जारी रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम पढ़ें तो इसकी जड़ें प्लेटो एवं अरस्तु तक फैली हुई हैं। वहीं ये नई विषय सामग्री के समावेश एवं अपने को अत्याधुनिक एवं नवीन बनाने के प्रयास में लगा है। 20वीं सदी के आधुनिक राजवैज्ञानिकों को जब परंपरागत सिद्धांत अपर्याप्त और अवैज्ञानिक लगने लगे तो उन्होंने एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण का निश्चय किया जो राजनीति की सभी वास्तविकताओं की व्याख्या करने तथा प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में सक्षम हों। उन्होंने सिद्धांत को स्पष्ट करने और वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करने एवं इसे चिंतन, दर्शन और आदर्शवादिता से पृथक रखने का निर्णय किया। उनके अनुसार एक वैज्ञानिक सिद्धांत की राजनीति विज्ञान की अस्पष्टता, अविश्वसनीयता तथा पिछड़ेपन आदि दोषों से छुटकारा दिला सकता है। अब इसकी आवश्यकता, तो अध्ययन में किसी विषय को एक स्वायत्त अनुशासन, डिसिप्लिन बनाने के लिए उसमें स्वयं को दिशा निर्देश और विकसित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो एक स्वतंत्र डिसिप्लिन के लिए आवश्यक है कि उसका एक अपना विषय क्षेत्र स्पष्ट निश्चित हो, मान्यताएं हो, उसकी अध्ययन संबंधी मान्यताएं हो, विकसित पद्धतियां तथा प्रवृत्तियां हों, उसकी अपनी शैक्षणिक शाखाएं और प्रशाखाएं हों और नूतन क्षेत्रों में शोध एवं सर्वेक्षण करने का अभिनव कार्य क्षेत्र हो। इसके अतिरिक्त उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसके पास एक अनुभवात्मक, एम्पेरिकल, विकसित, डेवलप्ड और रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत हो। किसी भी विषय को स्वतंत्र अनुशासनात्मक स्तर दिए जाने के कारण सिद्धांत एक पूर्व अपेक्षा पर यह शर्त है, केवल वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग मात्र से अथवा तथ्यों आदि के विषय में पर्यवेक्षण, वर्णन या भविष्य कथन से ही कोई विषय एक शैक्षणिक अनुशासन नहीं बन सकता। उसके पास अपना सुविकसित सिद्धांत होना चाहिए।
तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र अनुशासन बनाने की दिशा में संघर्षरत है, इसलिए इसका अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। तो डेविड ईस्टन ने राजनीतिक शास्त्र में सिद्धांत की भूमिका पर बहुत और महत्व पर बल दिया है। ईस्टन को ही श्रेय जाता है कि उसने सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकताओं की ओर राजनीतिक शास्त्रियों को आकर्षित किया। उसके शब्दों में मैं ये तर्क प्रस्तुत करूँगा कि सिद्धांत के कार्यभाग या भूमिका और उसकी संभावना की सचेत जानकारी के बिना राजनीतिक अनुसंधान खंडयुक्त और विजातीय होगा और अपने राजनीति विज्ञान अभियान के वचन को पूर्ण करने में असमर्थ होगा। अब ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है ये परंपरागत सिद्धांत से अलग है। परंपरागत राजनीतिक शास्त्र में राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों पर चिंतन किया जाता था। अपवादों को छोड़कर व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन एक ही वस्तु के दो नाम थे। प्लेटो, अरस्तु, लॉक, हीगल, ग्रीन आदि उतने ही महान दार्शनिक थे जितने कि महान चिंतक और सिद्धांतकार। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दर्शन पर इतना अधिक आश्रित था कि अब कतिपय विद्वान उसे एक दर्शन का ही एक उपक्षेत्र मानने लगे हैं। आधुनिक व्यवहार शास्त्रियों के अनुसार सिद्धांत केवल व्याख्या तक सीमित है और व्याख्या के अनुसार विकसित शास्त्रों में भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत नियोजन या उपचार का ही कार्य करता है। यदि नागरिक स्वतंत्रता ध्येय है तो शक्ति पृथक्करण आवश्यक है। यदि न्याय पर आधारित राजा चाहिए तो दार्शनिक राजा होना चाहिए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र इससे भी अधिक व्यापक था। वह मूल्यांकन भी करता है, यह भी बताता है क्या होना चाहिए, अर्थात नागरिक स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित राज्य अधिक मूल्यवान है, आदर्श है, स्पष्ट है। तो ये स्पष्ट है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य व्याख्या नहीं वरन मूल्यांकन है। परंपरागत दर्शन का भी मूल्य और नैतिकता से घनिष्ठ संबंध है, जबकि आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र ये दावा करते हैं कि नवीन राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के नियंत्रण से मुक्ति पा चुका है। तो आधुनिक व्यवहारवादी राजवैज्ञानिकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका भिन्न है। राजनीतिक सिद्धांत में समाहित नियमों और सामान्यीकरण का इंद्रियानुभविक निर्देशन होना आवश्यक है और उसका राजविज्ञान के साथ उसी प्रकार का संबंध होना चाहिए जिस प्रकार न्यूटन या आइंस्टाइन के सिद्धांतों का भौतिकी से है। तो सिद्धांत की भूमिका मूल्य, नैतिकता या आदर्श स्थापित करने के लिए नहीं वरन परिघटना या तथ्यों के सामान्यीकरण का व्यवस्थीकरण और व्याख्या करना और संभव है तो भविष्यवाणी भी करना है। अब इसकी परिभाषा है। काइडन ने सिद्धांत को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण माना है। कोहन के अनुसार ये शब्द एक खाली चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोगकर्ता और उसके उपयोग पर निर्भर है। इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है जिसका मतलब है समझने की दृष्टि, चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से जो कि उस वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को स्पष्ट करती है। अर्नॉल्ड ब्रेख्त का मानना है सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी परिदृश्य की सामान्य और अमूर्त रूप से व्याख्या करने की कोशिश के लिए किया जाता है। सिद्धांत का अर्थ समझने के लिए दृष्टिकोण या उपागम अप्रोच से अभिप्राय समझना आवश्यक है। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान द्वारा ली गई आधार सामग्री आती है। दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राहिता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य से देखती है और जिस घटना के बारे में यह विचार करती है उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से करती है। अब दृष्टिकोण का अगला चरण होता है सिद्धांत। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। कुछ लोग सिद्धांत का
प्रयोग किसी विवेचनीय दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति के रूप में पुकारते हैं। अब इसकी अर्थ और परिभाषाएं क्या है? तो आज राजनीति शास्त्र के विद्वानों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, परंपरागत और आधुनिक। जो विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को चिंतन, दर्शन, परंपरा एवं विचारधारा आदि का परिहार मानते हैं, उन्हें परंपरागत विद्वानों को श्रेणी में रखा जा सकता है। आधुनिक श्रेणी में अनुभववादी विचारकों को स्थान दिया जाता है। एंड्रू हेकर ने सिद्धांत के दो अर्थ बताए। जहाँ परंपरागत संदर्भ में इसका अर्थ राजनीतिक विचारों के इतिहास से है, वहीं दूसरे अर्थ में ये राजनीतिक व्यवहार का यथार्थवादी एवं व्यवस्थित अध्ययन है। जॉर्ज एस सेबाइन ने राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में कहा है, राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उस प्रत्येक वस्तु से है जो राजनीति से संबद्ध है अथवा जो राजनीति के लिए प्रासंगिक है। डेविड हिल्ड कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन जिसमें सरकार, राज्य, समाज तथा मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख लक्षणों का विवरण निहित होता है। कैटलिन के अनुसार किसी भी राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों जुड़े हुए हैं। विज्ञान सामाजिक क्षेत्र की सभी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण के परिदृश्य की ओर संकेत करता है। इसका परिमापन भी किया जा सकता है। राजनीतिक दर्शन उद्देश्य या अंतिम मूल्य से संबंधित है। इसमें मूल्य संबंधी औचित्य का प्रतिपादन, अभिप्रेरणा, निर्देशन, विरोध, परिवर्तन आदि तत्वों पर विचार किया जाता है। कैटलिन का यह भी मानना है कि साधनों के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान तथा साध्यों के रूप में राजनीतिक दर्शन दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। विलियम जे गुडे और पॉल के हेट ने सिद्धांत में उन सभी प्रस्तावनों को माना है जो किसी न किसी रूप में व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रस्तावना जो अभिनवीकरण, अवधारणीकरण, वर्गीकरण, पर्यवेक्षणों का सारांशीकरण, पूर्व कथन, रिक्तता, संकेतीकरण, तथ्यों के संग्रह, अनुक्रम एवं संबंध स्थापन अथवा तथ्यों के मध्य तर्कपूर्ण संबंधों के समायोजन का कार्य करती है, उसे सिद्धांत माना जा सकता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में सबसे बड़ा जो जिसका नाम है वह है डेविड ईस्टन। उसने अपनी विभिन्न रचनाओं में सिद्धांत के महत्व का प्रतिपादन किया है। उसकी मान्यता है कि इस अनुशासन का भविष्य उसके भविष्य निर्देशन एवं सामंजस्य की समस्या हल करने की शर्त राजनीतिक विकास है। अनुभवात्मक ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। आंकड़ों और तथ्यों की जो बाढ़ आ रही है उसकी तेज धारा में स्वयं वैज्ञानिक उद्यमों के बह जाने की संभावना होती है। अनुशासन या विषय के आत्मरक्षण की दृष्टि से जरूरी है कि आंकड़ों एवं तथ्यों के अथाह सागर से निपटा जाए तथा उन्हें नियंत्रित और परिमापित किया जाए। इसके लिए एक सामान्य सिद्धांत की ज़रूरत होती है जो कि अनुशासन के रूप में राजनीति विज्ञान के समस्त विषय क्षेत्र को दिशा निर्देश, सामंजस्य एवं व्यवस्था प्रदान कर सके। तो विद्यार्थियों, ये हमने पहला पार्ट आपको बताया, समझाया। मुझे मालूम है आप नए विद्यार्थियों को ये बड़ा क्लिष्ट लगा होगा, कठिन लगा होगा, लेकिन इसके पीछे एक कारण ये है कि राजनीति विज्ञान में ये एक जो नई धारा आई, जो हम आगे चल के व्यवहारवाद में भी पढ़ेंगे, तो ये राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए ये एक ऐसी धारा आई जिसने राजनीति विज्ञान को विज्ञान की तरह नतीजा निकालने के लिए उपयुक्त समझने की कोशिश की। तो उन्होंने इसमें जो शब्दावली का भी प्रयोग किया है वो थोड़ी आपके लिए क्लिष्ट होगी, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से समझते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत जो है, ये जब हम शुरुआत करते हैं तो ये विचार कैसे बढ़ते हुए आगे एक थ्योरी का रूप ले लेता है। फिर हम इसको कैसे आगे पढ़ते हैं, जैसे हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति, और फिर परंपरावादी और आधुनिक बात पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम राजनीतिक सिद्धांत और राजदर्शन में अंतर को समझेंगे। आशा है आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।